नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बजट सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे वो सपा की सरकार रही हो या विपक्ष की अन्य पार्टियों की सरकार, उन्होंने सिर्फ यूपी को लूटा। गरीब प्रदेश की श्रेणी में था यूपी, लेकिन हमारी सरकार ने इसकी तस्वीर को बदला है। अर्थव्यवस्था जो है उसमें सुधार हुआ है और पिछले एक दशक में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से निकाले जा चुके हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। सीएम योगी ने दावा किया कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। और यूपी जो है वो 2029 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो यूपी को 10 सेक्टर में बांटकर कार्यक्रम चल रहा है, अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग। 2017 में यूपी की 12 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, ये कहते हैं मुख्यमंत्री, और इस साल अंत में 27.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश हम बनने वाले हैं। 29 तक जो है हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। ग्रोथ रेट जो है वो सर्वाधिक है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। कि 10 सेक्टर जो बनाए गए हैं, हर सेक्टर में कोई ना कोई अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उसकी नियमित मॉनिटरिंग करता है। मासिक रूप से उस सेक्टर से जुड़े हुए किसी वरिष्ठ मंत्री के द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। उसके कुछ सुनिश्चित पैरामीटर और इंडिकेटर्स तय किए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए, और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मासिक रूप से इसकी समीक्षा होती है। हर तीसरे महीने मैं स्वयं भी इसकी समीक्षा करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर जो हमने टारगेट तय किए थे, हमने उसको सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार आई थी, 12 लाख करोड़ की उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी थी, इस वित्तीय वर्ष के अंत में वह 27.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनकर के उभरेगी। ओतप्रोत इस उत्तर प्रदेश को, जिसको आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विपक्षी दलों की सरकार ने देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था, देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा किया था, पिछले 8 वर्ष की डबल इंजन सरकार के प्रयास से दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। तो योगी ने जहां प्रदेश की इकोनॉमी की तारीफ की, जमकर तारीफ की, तो सपा की तरफ से मोर्चा संभाला आज रागिनी सोनकर ने और सरकार को याद दिलाया कि 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। महिलाओं की हालत तो ठीक नहीं है, रोजगार के अवसर कहां हैं, जरा ये भी बता दें। आप कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का दावा कर रहे हैं? आगे और क्या कहती हैं रागिनी सोनकर, कौन से वो सवाल रहे, सुनिए जरा। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है, हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं न कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले में जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी मिडिल क्लास है, जिसकी 25% जीएसडीपी तक की सेविंग्स हुआ करती थी, आज 5% हो गई है, उस मिडिल क्लास की पॉकेट को वापस भरने के लिए क्या सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी महिलाएं 22% तक थी, उन्हें बढ़ा करके आगे लेकर के जाना चाहिए, आज 16% पे आ चुकी हैं। उन महिलाओं को वापस से नौकरी पे लाने के लिए सरकार की कोई योजना है? और साथ ही साथ मंत्री जी, विभागों का वर्णन आपने तो नहीं दिया, मैं आपसे दूसरा यह सवाल करना चाहूंगी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को 4 गुना काम करना पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को 3.5 गुना काम करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट रेट को 4 गुना काम करना पड़ेगा। जब आप पिछले 2017 से लेकर के 2025 तक उस ग्रोथ रेट को नहीं कवर कर पाए हैं, तो आगे आने वाले समय में आप 5 साल का दावा कर रहे हैं कि 5 साल में आप 1 ट्रिलियन
सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम यूपी की अर्थव्यवस्था पर बात तो हो रही है, सवाल तो उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रायबरेली चलते हैं। राहुल गांधी काफी एक्टिव हैं। पहले वो बीएसपी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, अब वो बीजेपी के पीछे पड़े रहे। आज कांग्रेस सांसद इन दिनों बीजेपी को लेकर खासा आक्रामक है। कल बीएसपी को घेरने के बाद आज राहुल बीजेपी पर बरसे और जीएसटी के मुद्दे को याद किया। वो कहते हैं अगर आप नौकरी चाहते हैं तो जीएसटी को बदलना होगा, छोटे मध्यम व्यवसायों को पुनर्जीवित करना होगा, आपके लिए बंद पड़े बैंकों के दरवाजे खोलने होंगे। यूपी सरकार एक विफल सरकार है, ये विफल सरकार है, उन्हें हटाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आपको नौकरियां देगी। केंद्र सरकार स्कूलों बैंकों का निजीकरण कर रही है। डिग्री का कोई मूल्य नहीं रह गया, अगर नौकरी नहीं तो ये रद्दी है। ये बड़ी बातें आज राहुल गांधी ने कही है। दुख होता है ये कहते वक्त यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल फेल, एक नंबर की, देश की एक नंबर की फेलियर सरकार है। इन लोगों को पूछताछ करना आता नहीं है, आता नहीं है, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। एक ही सवाल है आपके सामने, महंगाई और बेरोजगारी, दो मुद्दे हैं। ये हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का हर युवा जानता है, मगर आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार, जिसको ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, ये है डबल सरकार, बने में कोई इंजन नहीं है, उनमें एक इंजन है ही नहीं। ये फेल सरकार है, इसको हटाइए, कांग्रेस पार्टी को याद आइए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे कर्नाटक में तेलंगाना में मिल रहा है। सियासी खबरों के बाद अब महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ की शुरुआत यूं तो 13 जनवरी को हुई थी और इसमें देश भर से साधु संत श्रद्धालुओं ने आकर संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई। जल्द ही ये महापर्व समाप्त होने जा रहा है और महाशिवरात्रि के दिन आखिरी महास्नान होगा। लिहाजा संभावना यह है कि 3 से 4 करोड़ लोग तब तक कुंभ स्नान के लिए जरूर पहुंचेंगे। सरकार ने महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के लिए जबरदस्त तैयारियां की है। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी खुद मेला क्षेत्र पहुंचे हुए हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार की बात करें, डीजीपी प्रशांत कुमार की बात करें, महाकुंभ नगर क्षेत्र की उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी है। दूसरी तरफ बेहतर यातायात व्यवस्था रहे, जाम न लगे, भीड़ प्रबंधन जो है वो ठीक से हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर हम आज ही की बात कर ले तो 84 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, संगम में डुबकी लगाई। अभी तक 58 करोड़ 3 लाख लोग जो है वो संगम में डुबकी लगा चुके हैं और 26 तारीख तक माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 60 करोड़ से ज्यादा का होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेन स्नान है और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम और डीजीपी साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे, तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। देखिए, आगामी जो वीकेंड है सैटरडे संडे को लेके हम लोगों ने यातायात की स्पेशल योजना बनाई है, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए कि ट्रैफिक कहीं भी चोक ना हो, कहीं पे भी मेले के अंदर ट्रैफिक चोक ना हो। और हम लोगों ने आगामी शिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत भी अपना पुलिस डिप्लॉयमेंट को स्ट्रेंथन किया है। कहीं पे भी अभी तक जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट है, चाहे आज हो चाहे कुछ दिन और पहले का हो, वो बहुत अच्छा रहा है और सब जगह अच्छी ड्यूटीज रही हैं। सकुशल स्नानार्थियों का स्नान सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी पहुंचते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहुंचते हैं। यहां डुबकी लगाकर विदेशियों ने भी अपनी आस्था व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत मां गंगा की सफाई को प्राथमिकता दी। ये वो कहते हैं यहां गंदगी का नामो निशान नहीं, केवल भारत ही इतने बड़े आयोजन की तैयारी कर सकता है, भारत ही इतना बड़ा आयोजन करा सकता है। सीआर पाटिल ने ये बात कही।
तो ये केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल जब पहुंचे थे तो स्वतंत्र देव जो हैं उन्होंने बाकायदा उनका स्वागत किया था और फिर उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और फिर तारीफ की प्रदेश सरकार की। तो देखिए माँ गंगा को जो है माँ गंगा की पूजा की उन्होंने बाकायदा और प्रदेश की बेहतरी की शुभकामनाएं की। तो ये कुछ खूबसूरत तस्वीरें हम महाकुंभ की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कुंभ के पापियों की भी बात करनी जरूरी हो जाती है। मतलब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, जिनमें महिलाएं भी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो कि उनकी निजता का हनन कर रहे हैं। प्रयागराज में महिलाओं के स्नान के साथ साथ कपड़े बदलने के कुछ लोगों ने वीडियोज शूट किए और इन्हें बेचा जा रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। कुछ वीडियोज जो है लगातार लोगों के फोन में पहुंच रहे हैं और उनके रेड्स लगाए गए हैं। ये सवाल अब खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे कर रहे हैं। सख्ती इनके खिलाफ की जा रही है। 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 केस भी दर्ज हुए, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले में। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और बेहतर क्राउड कंट्रोल, अंतिम स्नान और उसके पहले के जो सप्ताह का एंड है शनिवार रविवार को लेके, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अधिक से अधिक लोगों के आवागमन को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ चीज़ें वायरल की उस पर लगातार हमारी निगरानी है। हम लोगों ने कुछ FIR भी दर्ज किए हैं और हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर अब तक कितनी FIR? नहीं, हम लोगों ने जो इस तरह के हैं उसमें 3 FIR की हैं और कुल मिला के भ्रामक समाचार फैलाने के संबंध में लगभग 50 से अधिक FIR दर्ज है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। आज विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान दवाओं को लेकर संग्राम छिड़ गया। विपक्ष के अस्पतालों में दवाओं की कमी के आरोपों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को बड़ा चैलेंज दे दिया। ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि कहीं पर भी दवा की कमी नहीं है, अगर है तो उनको इस बारे में सूचना दे दीजिए, वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। और जहां तक दवाइयों का सवाल हमारे विपक्षी सदस्य कमाल भाई ने उठाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्रमाणित करके कह रहा हूं, आप किसी भी अस्पताल में बता दीजिए कि दवाइयां वहां नहीं है, हम उस चिकित्सक को, उस व्यवस्था को बर्खास्त आज अभी यही करके जाएंगे। आप इंगित करके बताइए कहां दवाइयां नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 10 जगह बताऊंगा, 10 जगह लिख करके दीजिए, 10 जगह कार्रवाई होगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिन अस्पतालों का आपने जिक्र किया है उनकी व्यवस्था बेहतर से बेहतर कराने के लिए हम जरूर काम करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं सबको उत्कृष्ट श्रेणी की मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, आपके अस्पतालों में, आपके मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पतालों में जिनको आपने मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया है, उसमें डॉक्टर तक तो है नहीं, कंपाउंडर तक तो है नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ तो है नहीं। 48 से ज्यादा ट्रॉमा सेंटर कांग्रेस पार्टी ने क्या नाम वो दे दिए थे, उनकी मशीनें दे दी थी। आप उनके टेक्नीशियन तक तो रख नहीं पाए और आप दवाओं की बात कर रहे हैं। और रही बात बर्खास्तगी की, तो एक चीज और है कि योगी सरकार में आपसे लोगों के ट्रांसफर तक तो लोग बताते हैं होते नहीं, बर्खास्तगी कैसे होगी। आगे बढ़ेंगे। राजभवन लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजीव आचार्य द्वारा रचित संगीतबद्ध काव्य यानी राम की वनवास लीला और पुस्तक यानी देवयानी एक पौराणिक कथा का विमोचन किया। आपको बता दें कि राम की वनवास लीला भजन रूपी संगीतबद्ध काव्य है, जिसमें प्रभु राम की वन प्रवास की लीलाओं का वर्णन है। इसमें प्रभु राम द्वारा की गई लीलाओं, केवट प्रसंग, शबरी कथा, बलिवध का मनमोहक वर्णन किया गया है। बता दें कि संगीत अफेक्शन म्यूजिक कंपनी मुंबई द्वारा तैयार किया गया इसे और निर्देशन ज्ञानेश शुक्ला द्वारा किया गया है। इस अवसर पर ज्ञानेश शुक्ला, चंद्रा सूर्या सुरभि एवं राज